कैसे आप लोग दोस्तों। तो इंडिया, जहाँ पर हजारों करोड़ों का देव देवी है और धर्म में भी सबसे ओल्डेस्ट है, जहाँ पर हिंदू सर्व करता है सबसे ओल्डेस्ट रिलीजन। और इंडिया ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन के लिस्ट में भी आता है। लेकिन आपने सोचा है कि इंडिया कैसे स्टार्ट हुआ और कैसे इंडिया बन गया। तो इस वीडियो में हम जितना भी कर सकेंगे उतने इतिहास यहाँ पर डालेंगे और इसका क्रेडिट जाता है नॉलेजिया पे। तो इंडिया एक समय में रेत का मैदान हुआ करता था। कहीं पर भी इंसान का नाम और निशान नहीं था। तो आइए थोड़ा सा आँख में आँख डाल के देखते हैं। तो हमारे पुराने जो इंडिया है उसका हम अनुमान केव से, पेंटिंग जो है उससे लगा सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा केव्स था और उस पर बहुत सारे पेंटिंग्स था। और उन्हीं में से कुछ फेमस केव्स के नाम है अजंता, एलोरा, एलिफेंटा और बादामी केव्स। तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हमें जानकारी के लिए चाहिए, मैं आपको उसी का आंसर देने वाला हूँ अभी। तो आप लोगों ने कभी सिंधु या फिर सप्त सिंधु के बारे में सुना है क्या? मैं बताता हूँ। सप्त सिंधु है द लैंड ऑफ 7 रिवर्स। जो वहाँ का लोकल इनहेबिटेंट्स है उनको सप्त सिंधु बोला जाता है, यानी द लैंड ऑफ 7 रिवर्स। आपको ये भी पता है कि हिंदू को संस्कृत में सिंधु बोला जाता है। लेकिन एक मिनट, तो हम हिंदू की बजाय सिंधु क्यों नहीं बोलते यार? ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आंसर ये, जब पर्शियन लोग जो एक्सप्लोरर्स है वो जब हमारे एरिया में, यानी हमारा जो इंडिया है वहाँ पर जब कदम रखा, तो वहाँ पर जो हिंदू शब्द है वो बना। कैसे, मैं बताता हूँ। पर्शियन लैंग्वेज में एस को एच की जगह पे रिप्लेस होता है, यानी एस को पर्शियन में एच बोला जाता है। तो वैसे ही अगर हम बोले तो एस सिंधु, और पर्शियन लोगों ने इसको एच फॉर हिंदू कर डाला। और उसके बाद आए ग्रीस से लोग, जिन्होंने एच को ड्रॉप कर दिया, यानी हिंदूस को ड्रॉप कर दिया, और उन्हीं के भाषा में एच जो है उसको आई बोला जाता है। और ऐसे ही हिंदूस को इंदुस बना दिया, और इसी इंदुस से हमारा इंडिया नाम निकल गया। और हमारा भारत का मीनिंग है, भा मतलब होता है नॉलेज या फिर लाइट, और रत मतलब होता है ए वर्ब फॉर डूइंग, या फिर यानी हम कह सकते हैं कि करना। और इसी से भारत निकलता है, और भारत का मीनिंग है द सर्चर ऑफ लाइट, यानी वो जो प्रकाश को ढूंढता है। तो हमारे हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है, जो फर्स्ट कदम है हमारा सिविलाइजेशन का, वो इंडस वैली यानी इंडस रिवर के बिल्कुल पास ही हुआ था। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इंडस रिवर के एकदम पास में ही हड़प्पा सिविलाइजेशन हुआ था। और इसी का एविडेंस हमको मिला था कुछ आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा। जैसे कि आप लोग यहाँ पर पिक्स में देख सकते हैं, ये सब है एंशिएंट ब्रिक्स और एंशिएंट बाथ, या फिर रॉयल बाथ भी कह सकते हैं। तो वहाँ जो हड़प्पा है वहाँ पर हमको मिलता है ड्रेनेज सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, और ना जाने कितने सोशल सिस्टम। और नेक्स्ट जो है वो उसको वैदिक सिविलाइजेशन भी बोला जाता है, जो संस्कृत के ट्रूथ्स के बारे में होता है। और जो हमारा ऋषि है उसका सबसे पहला जो सिविलाइजेशन है, वहाँ पर उस समय में ऋषि का लिखा हुआ ये वेद हमको दिखता है, जहाँ पर संस्कृत में बहुत सारे ट्रुथ लिखा हुआ था। ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर एक है। और इसी समय का स्क्रिप्ट सबसे ओल्डेस्ट माना जाता है। और फिर यही कल्चर थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता है हमारा इंडिया को। ये करीब 1000 BC में हुआ था। और ये वैदिक आर्यंस 3 हिस्सों में बांटा हुआ है। पहला तो है ब्राह्मण, फिर आ गया क्षत्रिय, और फिर आ गया वैश्य। ब्राह्मण है ब्राह्मण, क्षत्रिय है वॉरियर, और वैश्य होता है कॉमन पीपल्स, यानी आम आदमी। तो ये था सेकेंड सिविलाइजेशन, जिसको वैदिक आर्यंस और वैदिक सिविलाइजेशन बोला जाता है। और ये बाद में एक्सटेंड होके और नंदा एम्पायर हो गया, जहाँ पर होता है गंधारा, कोसला, कुरु और मगधा। और इसी समय में हमारा इंडिया का सबसे पहला किंग
चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्यन एम्पायर उसका एस्टाब्लिश होता है, जिस समय में चाणक्य होता था और ना जाने कितने साध और गुरुज रहते थे। और इसी दौरान हमारा मौर्य एम्पायर में पाटलिपुत्र को कैपिटल बनाया जाता है और फिर काफ़ी ज़्यादा टेम्पल्स, लाइब्रेरीज, मॉन्यूमेंट्स और फिर यूनिवर्सिटी बनवाया गया था। इस समय में काफ़ी अच्छा ट्रेड हुआ करता था, फिर गवर्नेंस हुआ करता था और काफ़ी पावरफुल आर्मी भी रहते थे। फिर चंद्रगुप्त के बेटे ने इसको और एक्सटेंड किया और फिर कलिंगा वार भी हो गया था। कलिंगा वार में अशोका ने जीत हासिल की थी, लेकिन अशोका संतुष्ट नहीं था क्योंकि उसका बहुत सैनिक मारा गया और इसीलिए उसने बुद्ध धर्म स्प्रेड करने लगे, जो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के द्वारा स्थापन किया गया था। और अशोका ने अपने बेटे और बेटी को दूर दूर तक भेजा इसी को स्प्रेड करने के लिए। उसके बाद लास्ट मौर्यन किंग बृहद्रथा को उसके कमांडर इन चीफ पुष्यमित्र ने किल किया और फिर शुंग डायनेस्टी एस्टाब्लिश किया। ये करीब एक सेंचुरी तक रहा और इसके शासन में एक अच्छा बात था कि बुद्ध को डिक्लाइन नहीं किया गया था। लेकिन इस शुंग डायनेस्टी के दौरान कुछ भी मॉन्यूमेंट्स खास तौर में नहीं दिखा गया था और कुछ समय बाद ये डायनेस्टी फॉल हो गया और लास्ट किंग था देवाभूति। उसके बाद हमारा नेक्स्ट डायनेस्टी का समय आ गया कुशन एम्पायर, जो कि चाइनीज़ है और ये काफ़ी ज़्यादा दूर दूर तक ट्रेड के लिए आ गया और इन्वेड भी हो गया और ये एक काफ़ी पावरफुल आर्मी था जो कि इंडिया में भी घुस गया था और काफ़ी अच्छा ट्रेड भी हासिल करा था। और इसी दौरान जो कनिष्क कुशन रूलर है वो बुद्धिस्ट धर्म में कन्वर्ट हो गया। और इसी समय के दौरान हमारा छोटा छोटा राज्य बोल सकते हैं या देश भी बोल सकते हैं, वहाँ पर पावर आ गया सत्यवाहना का, चीरा का, चोरा का, पांड्या का और कुछ पावर्स के साथ ये राइज हो गया। और इसके बाद कुछ और भी नाम आ गया छोटे छोटे डिविजन्स का, जहाँ पर हमारा गुप्ता एम्पायर आ जाता है, कुशन एम्पायर चला जाता है। फिर सभी यहाँ के एक एक देश अपने मिलिट्री बॉर्डर्स के साथ अच्छे से बिहेव करते थे, लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, यानी पीस रहता था। उसके बाद हमारा इंडिया का कुछ असली चेहरा आने में शुरू हो गया था और इसी रूल के दौरान हमारा जो इस्लाम धर्म है और इस्लाम हमारे भारत में कदम रखते हैं और नए नए मिशन बनाते हैं रूल करने के लिए। और यही इस्लाम काफ़ी ज़्यादा फाइट करने के लिए रेडी था, लेकिन काफ़ी डिस्ट्रक्शन भी किया था, लेकिन बाद में ये डिफीट हुआ था मोहम्मद घोरी के द्वारा। लेकिन और भी धर्म था इसके दौरान, जैसे कि बुद्ध है वो भी डिक्लाइन हो गया और फिर दिल्ली सुल्तानेट आ गया। जी हाँ गाइस, जहाँ पर पहले तो ये देखिए मामलुक डायनेस्टी, यानी हम कह सकते हैं स्लेव डायनेस्टी, जो स्लेव के द्वारा रूल हुआ था और बाकी और भी डायनेस्टी पार हुआ था, जैसे कि खिलजी, जो कि एक काफ़ी पावरफुल डायनेस्टी था उस समय में। उसके बाद आया था तुगलक डायनेस्टी, जो कि काफ़ी पावरफुल था, लेकिन शाही डायनेस्टी के द्वारा उसका अंत भी हो गया था और दिल्ली सुल्तानेट कहीं और पर शिफ्ट हो गया था। लेकिन यह शाही डायनेस्टी काफ़ी हद तक नहीं कर पाया रूल, सिर्फ और सिर्फ 37 ईयर्स, इतने कम समय तक रूल किया। बाद में लोडी डायनेस्टी, जी हाँ गाइस, जिसमें नाम पे लोडी है, इब्राहिम खान लोदी, जैसे कि आप देख सकते हैं, जो काफ़ी पावरफुल था। लेकिन पानीपत जो वार था, आपने काफ़ी सुना है शायद पानीपत के बारे में, इसी वॉर के द्वारा बाबर का काफ़ी बढ़िया जीत हुई और इब्राहिम खान लोदी का काफ़ी बुरी तरह डिफीट हो गया, जिसमें दिल्ली सुल्तानेट की जगह मुग़ल एम्पायर का एस्टाब्लिश हो गया। जो मुग़ल एम्पायर, हाँ, काफ़ी बड़ा एम्पायर है ये, और मुग़ल एम्पायर तो सभी जानते हैं। और इसी समय को गोल्डन पीरियड भी बोला जाता है, क्योंकि इसी समय में काफ़ी ज़्यादा नंबर्स के मॉन्यूमेंट्स भी बनवाया गया था। उसमें से ही एक प्यार का निशानी ताजमहल बनवाया गया था शाहजहां के द्वारा उसकी प्यारी पत्नी मुमताज महल के लिए, जो कि 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड के लिस्ट पे भी आता है। बहुत समय बीता और फिर मुग़ल एम्पायर का अंत का समय आ गया था, क्योंकि
हमारा शिवाजी महाराज यानी हमारा मराठा एम्पायर उसका एस्टैब्लिश हो गया था। लेकिन ब्रिटिश किसी रीजन में पहले ही आ गया था। एट लास्ट मराठा और मुगल का अंत आ गया था और फिर ब्रिटिश एम्पायर का एस्टैब्लिश हो गया था और काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर करता था इस समय में। जी हाँ गाइस, 1957 रिवॉल्ट जो कि झांसी रानी भी शहीद हुई थी इसके दौरान, इसी समय में ये सबसे पावर में आ गया था। इसी दौरान क्वीन विक्टोरिया को रानी बनाया गया था जो कि उसके कमांड्स में सभी चलते थे। और इसी वॉर के द्वारा ना जाने कितने सारे शहीद हुए थे, जैसे कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, खुदीराम बोस और कितने सारे हुए थे शहीद। और सबके मन में था कि कैसे हुए आज़ाद, लेकिन महात्मा गांधी उसमें कदम रखे थे, लेकिन उसके वजह से उनको जेल में भिजवाया गया था। लेकिन बाद में उनको अनप्रिजन किया गया था और इसमें महात्मा गांधी ने नॉन वायलेंस का कदम रखा था, यानी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करना। लेकिन बोले तो काफ़ी ज़्यादा वॉर भी हुआ था जहां पर नेताजी ने सबसे ज़्यादा बाजी मारा था। लेकिन कई सालों की मेहनत, कष्ट और हमारा जो वायलेंस था वो मिट गया और इंडिया फ्री हो गया। और यही हमारा फ्री इंडिया होता है, जहां पर जवाहरलाल नेहरू को फर्स्ट फ्री इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनवाया गया था बाय लॉर्ड माउंटबेटन। आप लोग अपने देश का शहीदों को और सोल्जर्स को प्रणाम कीजिए दिल से, क्योंकि उनका मेहनत सैल्यूट करने के लिए बनता है। लेकिन बोले तो हमारा जो इंडिया का पार्ट था पाकिस्तान, उसमें भी सेपरेट हो गया। तो धन्यवाद, बाय बाय।